ओके, सो बेसिकली व्हाट डज परसेप्शन रेफर टू? अभी हमने जैसे बात की कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आ गई ब्रेन में, अब वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है, इंटरप्रेट होती है, किस तरह एनालाइज होती है, ठीक है। सो बेसिकली जो सेंसेशन परसेप्शन है, दे वर्क इन अ बैलेंस विद ईच अदर, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। क्यों ऐसे कि अगर सेंसेशन नहीं होगी तो परसेप्शन खाली कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर समथिंग कॉल्ड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, उसको हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। और अगर परसेप्शन नहीं होगी तो सिर्फ हमारी सेंसेशंस हमें कोई भी ख़ास उसका मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन नहीं दे रही होंगी, ठीक है। कोई हमारा मेंटल प्रोसेस नहीं हो रहा होगा अगर परसेप्शन नहीं होगी। सो दे आर बोथ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच अदर, ठीक है। अब इनका अगर डिफरेंस देख लेंगे, कई दफ़ा सवाल आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। तो उसमें सिंपली सेंसेशन इज द एक्सटर्नल स्टिमुलस जो कि हमारी 5 सेंसेस के थ्रू आ रहा है, ठीक है, एंड इट्स अ मीनिंगलेस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये कि जितने इंसान हैं सारे इक्वली उस सेंसेशन को एक्सपीरियंस करते हैं, अदर देन ऑफ कोर्स अगर किसी की कोई डिसेबिलिटी है या इस तरह की चीज़ है। परसेप्शन क्या होती है? इट्स समथिंग दैट हैपेंस इन द ब्रेन, इट्स एन एक्चुअली अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। और ये क्या करता है? उस मीनिंगलेस बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मीनिंग अटैच कर देता है, ठीक है। It helps us in responding and adapting to the environment, to different situations. और ये perception जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि it can also be subjective, ठीक है। अब हर एक का एक different personal experience हो सकता है, ठीक है, based on how they view the world. जिस तरह for example परसेप्शन की अगर हम बात करें तो पीपल लिविंग इन द नॉर्थ पोल, ठीक है, हु एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्नो, ठीक है, जहाँ पे होती ही आइस शीट्स हैं थ्रू आउट द ईयर, तो उनकी परसेप्शन अबाउट स्नो एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्म्स वो हमसे बहुत बेहतर होगी, हालांकि हम शायद एक ही तरह की स्नो को परसीव करते हैं। वाई? बिकॉज देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस। तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कल्चरल फैक्टर्स का, ठीक है, परसेप्शन के अंदर। जिस तरह आप देख लें कि जो हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है, अब डिफरेंट कल्चर्स को अगर आप एनालाइज करें तो उनमें डिफरेंट बॉडी लैंग्वेजेस, सेपरेट मीनिंग्स, ठीक है। जिस तरह जो पीस साइन है, दैट कैन आल्सो मीन विक्ट्री, दैट कैन आल्सो मीन पीस। तो इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ कल्चर्स में बहुत ऑफेंसिव समझी जाती हैं, ठीक है। तो ये बात होगी कि कैसे हमारी जो परसेप्शन है दैट इज शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, ठीक है। अब हम वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हमने पहले लेक्चर में जितने लोगों ने वो क्लास अटेंड की थी, डेट बी एबल टू रिलेट, हमने बात की थी गेस्टॉल्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम उस सारे को कनेक्ट करेंगे, किस तरह वो रोल प्ले करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि ब्रेन जो है दैट्स कॉन्स्टेंटली बीइंग बम्बार्डेड विद अ लॉट ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। अब उसने उन चीज़ों को किसी न किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, उन बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को उसने कोई ऑर्गेनाइज्ड होल देना है, जिसको हम गेस्टॉल्ट कहते हैं। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जी इन ऑर्डर टू कंबाइन दोज इंडिविजुअल एलिमेंट्स इनटू समथिंग मीनिंगफुल, हम कुछ लॉज इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रॉक्सिमिटी, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर क्लोजर टुगेदर होंगे तो विल परसीव देम एज कोहेरेंट, कंटिन्यूटी, सिमिलैरिटी, फिगर एंड ग्राउंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। जो है नई क्लास ली, दे कैन गो ओवर एंड चेक आउट द लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। अच्छा, इस पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे बिकॉज आगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज पढ़ने के लिए। अच्छा, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी ये क्या होती है? जो हमारी परसेप्शन है वो कैसे स्टेबल रहती है irrespective कि हमारे जो इर्द गिर्द के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, दे माइट बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिकॉज वी एज इंडिविजुअल्स लिव इन एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द सब चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, ये चीज़ हमें स्टेबिलिटी देती है। अब इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। वन इज साइज कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी एंड कलर कॉन्स्टेंसी। अब ये क्या होती हैं? साइज कॉन्स्टेंसी का ये मतलब है कि वी हैव द टेंडेंसी टू परसीव एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिमेनिंग द सेम साइज, चाहे वो हमारी आंखों से दूर जा रहा है या करीब आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है दैट्स मूविंग अवे फ्रॉम अस, तो हम ऑल्दो वो जब दूर जा रही है तो रेटिना पे तो उसका इमेज छोटा बन रहा है, बट आवर ब्रेन इज नॉट परसीविंग द कार टू एक्चुअली बिकम स्मॉल, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब ये सारे जो आज हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे उसमें बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होंगी एंड वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड दोस थिंग्स। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हमने उसको एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में बात करनी है, ठीक है।
तो इट्स वेरी रिलेटेबल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप कि इससे जो है ना आपकी कुछ क्यूरोसिटी बढ़ेगी साइकोलॉजी के हवाले से। अच्छा, शेप कॉन्स्टेंसी क्या होती है? अब कुछ ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट्स हैं व्हिच कंटिन्यू टू चेंज देयर शेप एंड देयर एंगल। ठीक है, किसी का माइक ऑन है। मैम शायद कॉन्स्टेंसी रिपीट कर दें। अच्छा, साइज कॉन्स्टेंसी ये होती है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी नज़रों से तो दूर जा रहा है, और जैसे जैसे दूर जा रहा है तो इट्स अपेयरिंग स्मॉल। ठीक है, जैसे एक कार है, सड़क पर जा रही है, वी आर ऑल्सो सिटिंग इन अ कार और इट्स ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम अस, तो वो दूर जाती जाएगी, जितनी दूर जाएगी उतनी छोटी होती जाएगी। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल में तो वो कार का साइज छोटा नहीं ना हो रहा, गाड़ी का साइज तो कांस्टेंट रह रहा है इवन इफ इट्स मूविंग फर्दर अवे फ्रॉम अस। जी बिल्कुल। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं साइज कॉन्स्टेंसी के द कार माइट बी मूविंग अवे एंड बिकमिंग स्मॉलर, लेकिन हम उसको ये नहीं परसीव करें कि वो श्रिंक हो रही है साइज में। थैंक्स। और इसी तरह इसका ऑपोजिट भी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है तो इट्स अपेयरिंग बिगर, बट दैट डजंट मीन कि जैसे दो गाड़ियां बिलफर्ज दे आर द सेम मॉडल सेम कार। ठीक है, एक हमारे बिल्कुल करीब है, एक बहुत दूर है, दोनों के साइज में फर्क होगा, बट इन एक्चुअलिटी वी नो दे आर द सेम साइज। ठीक है, तो ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई होता है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। आगे आती है शेप कॉन्स्टेंसी। इसमें क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपनी शेप चेंज करते हैं एंगल की वजह से। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे भी बैठे होंगे देयर मस्ट बी अ डोर और अ विंडो समवेयर, तो अगर आप उसको खोलते हैं उसका एंगल चेंज हो जाता है। ठीक है, इट टेक्स अ डिफरेंट फॉर्म, लेकिन क्या हम ये परसीव करते हैं कि उसका एक्चुअली में वो कोई और फॉर्म बन गई उसकी? इट स्टिल रिमेन्स अ रेक्टेंगल, राइट? इस तरह इस पिक्चर में उन्होंने दिखाया हुआ है कि दरवाजा खुल रहा है तो उसके जो एंगल्स हैं दे जस्ट अपीयर लाइक जो कहते हैं ना कि ट्रेपेजियम सा लग रहा है वो इस वाली थर्ड वाली इमेज में, लेकिन हमें ये पता है कि इट्स अ रेक्टेंगल, इट्स स्टिल अ रेक्टेंगल, और इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी पैरेलल ही हैं इवन दो इट अपीयर्स अ बिट डिफरेंट। ठीक है, मतलब इमेज तो रेटिना पे कास्ट हो रहा है जो हम देख रहे हैं, बट आवर ब्रेन इज यू नो लाइक समझदार है, वो इतना कि उसे पता है कि ये शेप चेंज नहीं हो रही है असल में। ठीक है, जब आप परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी दोबारा बताएं और प्रिसाइज लेकिन अब फर्क क्या है, क्योंकि यानी कि ये तो अंडरस्टूड सी बात है साइज वाली और शेप कॉन्स्टेंसी की। अंडरस्टूड सी बात है। फिर साइकोलॉजी से इसका क्या रिलेशन है, मेरा कहने का सवाल ये है। और परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी जो है वो एक दफा दोबारा बता। मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैम ये कह रहे हैं कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी को रिपीट कर दें, ये थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग है तो इसको एक दफा काइंडली दोबारा समझा दें। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया है कि हमें बहुत नॉर्मल बातें लग रही हैं कि अच्छा इसमें इसमें बड़ी बात क्या है। ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट दिस इज वेयर द रोल ऑफ द ब्रेन कम्स इन, और हमें नॉर्मल इसलिए लग रही हैं बिकॉज दे हैपन इनवॉलंटरली। ठीक है, हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि अच्छा ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे है, बट दिस एक्चुअली हैज एक इसके पीछे एक लॉ है, आप समझ लो, या इसके पीछे एक थ्योरी है। ठीक है, किसी चीज को समझने के लिए परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का मतलब ये कि हमने पहले बात की परसेप्शन की, द वे वी मेक सेंस ऑफ द सेंसेशन दैट वी रिसीव, हम उसको मीनिंग कैसे अटैच करते हैं। ठीक है, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का मतलब है कि ऐसी परसेप्शन जो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बेशक जो हमारी एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रही है, लेकिन जो हमारी उसके बारे में परसेप्शन है वो सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट्स द टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स इन द सेम वे इवन दो देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स माइट बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यस मिस। ठीक है, अच्छा, कलर कॉन्स्टेंसी देखते हैं आप। अगेन इट्स समथिंग वेरी सिंपल कि अगर आप डिफरेंट लाइटिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वी परसीव द कलर एज बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, जिस तरह अगर रात का वक्त है एंड वी स्टेप आउटसाइड और हमें जो पत्ते वगैरह हैं वो बहुत डार्क नजर आते हैं, बट वी स्टिल नो कि उनका कलर नहीं चेंज हुआ, इट्स जस्ट द लाइटिंग दैट हैज चेंज्ड। सो ये है कलर कॉन्स्टेंसी। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं डेप्थ परसेप्शन की। डेप्थ परसेप्शन एक ऐसा फिनोमेना है वेयर आवर ब्रेन इज एबल टू
अंडरस्टैंड थिंग्स इन 3 डायमेंशंस, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो तो सिर्फ उसकी लेंथ और विड्थ को कैप्चर कर रही होती हैं, ठीक है, नॉट द हाइट. सो वी सी इन 2 डायमेंशंस, लेकिन हम उन चीज़ों को कैसे 2D से 3D में परसीव करते हैं, दैट इज डेप्थ परसेप्शन. ठीक हो गया. अब इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट हुआ साइकोलॉजी में, विच इज कॉल्ड द विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट. अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. उन्होंने क्या किया कि दे मेड दिस रियली लार्ज टेबल, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने एक तरफ शीशा लगा दिया और एक तरफ एक प्रिंटेड सा पैटर्न था, ठीक है, और उस पर 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट को क्रॉल करने के लिए छोड़ दिया. देखना ये था कि क्या एक बच्चा परसीव कर सकता है डेप्थ परसेप्शन, या वो ये देखने के बावजूद कि अच्छा ये खत्म हो गया, यहाँ से मेज खत्म हो गई है, वो फिर भी क्रॉल करता जाएगा, ऑल्दो वहाँ शीशा लगा हुआ था तो ही कुडंट फॉल. और दूसरी तरफ देयर वाज द मदर ऑफ द बेबी जो उसको बुला रही थी, ठीक है, मतलब ऐसी उन्होंने वहाँ पर एक उसके लिए रखी ऑब्जेक्ट जिसकी तरफ वो जाएगा ही जाएगा इन एनी केस, ठीक है. लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ज़्यादातर जो इन्फेंट्स थे ना, दे स्टॉप्ड जहाँ पर वो एज खत्म हो रहा था, दे डिड नॉट क्रॉल ओवर द एज. इसका एनालिसिस इन्होंने ये किया कि जो डेप्थ परसेप्शन है वो इन्फेंट्स में डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, एंड इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम नोइंग कि अच्छा यहाँ पर खत्म हो गया, अब आगे जाएंगे तो गिर जाएंगे, ठीक है. अच्छा, अब हम डेप्थ क्यूज देख लेते हैं. ये क्या होती हैं? दे बेसिकली help our eyes in measuring the distance and the depth of different objects in the environment. ठीक हो गया. हम डेप्थ को कैसे परसीव करते हैं, उसके 2 सोर्सेज हैं. There is binocular cues and monocular cues. अब जैसे कि नाम से जाहिर है, binocular means considering the both eyes, and monocular का मतलब है कि जो सिंगल आई से भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है. Binocular depth cues क्या होते हैं? They are basically of 2 types mainly. कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस क्या होती है? हमने अक्सर ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि अगर हम अपनी इंडेक्स फिंगर को बिल्कुल सामने रखते हैं, नाक के सामने, तो आवर आईज कन्वर्ज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन इट, ठीक है. तो व्हाट हैपेंस इज कि जितना कोई ऑब्जेक्ट करीब होगा उतनी ज़्यादा हमारी आंखें जो है इनवर्ड फोकस करेंगी, एंड दिस इज हाउ द ब्रेन नोज कि ओके ये ऑब्जेक्ट करीब है और ये ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है. जितना ज़्यादा आंखें इनवर्ड फोकस करेंगी उतना ही वो ऑब्जेक्ट नियर बाय होगा, और इस तरह से जो है वो एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिटरमिन होता है. ठीक हो गया. अच्छा, अब आते हैं रेटिनल डिस्पैरिटी पे. रेटिनल डिस्पैरिटी, लाइक द नेम सजेस्ट, इट मींस दैट देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द विजन ऑफ बोथ आईज, ठीक है. हमारी लेफ्ट और राइट आंख जो है उसका विजुअल फील्ड डिफरेंट होता है, स्लाइटली वो ओवरलैप करते हैं, दैट्स हाउ वी सी द होल प्रॉपर लाइक विजन, ठीक है. अब ऑब्वियसली हमारी दोनों आंखों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, उसकी वजह से वी सी अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज. और इससे डेप्थ परसेप्शन का क्या ताल्लुक है कि अगर हमारी बहुत ज़्यादा हमें डिस्पैरिटी नज़र आ रही है ना दोनों इमेजेस के अंदर, ये लाइक पुट योर हैंड ऑन वन आई और आप फिर देखें वहाँ पर दूसरी आंख पे हाथ रख के देखें, तो जो आपको हल्का सा एक शिफ्ट नज़र आता है. अगर तो वो शिफ्ट बहुत ज़्यादा है, अगर ब्रेन जिस तरह उसको परसीव कर रहा है, दैट मीन्स कि जो इमेज है वो करीब है, ठीक है. करीब वाले ऑब्जेक्ट्स की ज़्यादा रेटिनल डिस्पैरिटी होती है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं उनकी कम होगी, ठीक है. तो स्मॉल रेटिनल डिस्पैरिटी का मतलब है कि द इमेज इज फार्दर अवे, और जो लार्ज रेटिनल डिस्पैरिटी है उसका मतलब है कि द इमेज इज क्लोजर टू अस. ठीक हो गया. यहाँ तक कोई रेटिनल दोबारा कंफ्यूजन? बताइएगा. आप लोगों के चैट मैसेजेस आ रहे हैं, एक सेकंड. रेटिनल दोबारा बताऊं? अच्छा, व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारी दोनों आंखें हैं ना, दे आर सेट अपार्ट ऑन द फेस, ठीक है. इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है. उस डिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि हमारी दोनों आंखों का जो इमेज बनता है दैट इज अ बिट डिफरेंट, ठीक है. ओवरलैप होकर हमें कंप्लीट पिक्चर नजर आती है. तो अब इसमें डेप्थ परसेप्शन का क्या ताल्लुक है कि हम कैसे इसके थ्रू डेप्थ को परसीव करते हैं, कि अगर तो बहुत ज़्यादा रेटिनल डिस्पैरिटी यानी दोनों आंखों का जो इमेज है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होगा, तो दैट मीन्स दैट द इमेज इज क्लोजर, ठीक है. इट्स क्लोजर टू आवर. प्लीज़ ये स्टूपिड इमेच्योर हरकतें ना करें. अगर आपको नहीं है इंटरेस्ट पढ़ने में, यू कैन लीव द क्लास.
और जो स्मॉल रेटिनल डिस्पैरिटी उसका मतलब है कि इमेज जो है दैट्स फार्दर फ्रॉम अस, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज क्या होते हैं? दे आर बेसिकली ऐसी क्यूज जो कि हम एक सिंगल आई से भी परसीव कर सकते हैं। अब अगर इफ देयर इज बिल फर्ज अ पर्सन जिसकी सिर्फ एक आंख काम करती है, तो वो बाइनोक्यूलर क्यूज तो नहीं उसकी यूजफुल होंगी उसके लिए डेप्थ के लिए, तो वो क्या करेगा, वो नहीं डेप्थ परसीव करेगा। डेप्थ परसेप्शन इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में कि हम चल फिर ही नहीं सकते, वी कैन नॉट वॉक, हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। जब हम पाँव उठा के अगला कदम रखते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ डेप्थ। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, मतलब एवरीडे टास्क जो हम करते हैं जिनको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते होंगे शायद कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, बट देर आर, हम खैर उसमें नहीं जाएंगे, देर आर सर्टन विजुअल डिसऑर्डर्स जो अगर किसी को हो जाए, अगर उनकी डेप्थ परसेप्शन में प्रॉब्लम आ जाए, उनके ब्रेन के क्यूज ना काम करें, तो दे आर नॉट एबल टू मूव। उनकी जो है ना सारी ओरिएंटेशन ही खराब हो जाती है, टाइम एंड स्पेस। तो यस, इट्स वेरी नेचुरल टू टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज वी हैव नेवर नोन अ लाइफ विदाउट दीज थिंग्स। मुझे तो लगता है कि चाहिए तो कॉमन सी बात है, ठीक है। अच्छा, बट बीइंग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स डिड हैव टू टॉलरेट दिस। अच्छा, लीनियर पर्सपेक्टिव क्या होता है? अब जो मोनोक्यूलर क्यूज है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा नजर आएंगे इन आर्ट एंड पेंटिंग, ठीक है। अगर आप में से कोई फोटोग्राफी करता है, उसमें इंटरेस्टेड है, या किसी ने कभी कोई आर्ट रिलेटेड काम किया, तो यू कैन प्रॉब्ली यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, तो खैर सबने एक्सपीरियंस की हुई है इस तरह की चीज़ें। अच्छा, लीनियर पर्सपेक्टिव सिंपली ये होता है कि जब दो पैरेलल लाइंस कन्वर्ज हो रही होती हैं एट अ डिस्टेंस, मे बी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ हाईवे या किसी मोटरवे पे, तो हम उससे डिस्टेंस परसीव करते हैं, ठीक है। अब अगर एक शॉर्टर डिस्टेंस है तो उसमें पैरेलल लाइंस कन्वर्ज नहीं होंगी, ठीक है। लाइक मे बी द साइड्स ऑफ अ चेयर वुड नॉट रियली कन्वर्ज, राइट, बिकॉज वो एक शॉर्टर डिस्टेंस है। लेकिन अगर हमने एक बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस को परसीव ऐसे हम करते हैं कि व्हेन द टू लाइंस रेल की ट्रैक्स होती हैं, ठीक है, टू साइड्स ऑफ द रेल ट्रैक दे कन्वर्ज एट अ सर्टेन पॉइंट, तो हम उससे डेप्थ को परसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों की बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जो आप इसको पढ़ेंगे तो डू रिलेट कि किस तरह ये रियल लाइफ में अप्लाई हो रही हैं। अच्छा, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव क्या होता है? अगेन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, दे विल अपेयर टू बी मोर हेजी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे कि नाम से जाहिर है, डस्ट, वाटर वेपर्स एंड स्मॉग एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह अगेन आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, इस्लामाबाद वगैरह जा रहे हो, तो यू वुड सी ऑन द मोटरवे के जो डिस्टेंट माउंटेन्स हैं, दे अपेयर टू बी वेरी हेजी एंड मिस्टी। जब आप करीब जाते हैं तो एक्चुअली में इतने मिस्टी नहीं होते, इट्स जस्ट बिकॉज दे फर्दर अवे, तो वो आपको ज़्यादा हेजी नज़र आ रहे होते हैं, और जो करीब की चीज़ें वो ऑब्वियसली आपको क्लियर नज़र आती हैं, ठीक है। लाइट एंड शेडो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है जो बहुत ज़्यादा आर्ट में, और अगर आप में से कोई स्केचिंग या शेडिंग वगैरह करता है तो उसको अंदाजा होगा। व्हाट हैपेंस इज कि जो ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स हैं ना, दे अपेयर क्लोजर टू अस, और जो डार्कर ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे अपेयर टू बी फार्दर अवे। अब ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगेन, हमने जब कोई स्केचिंग या ड्राइंग करनी है तो हमने क्या करना है, हम एक 3D ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वी हैव टू ट्रांसफर दैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर विच इज 2D, ठीक है। लेकिन हमने उसको लाइट एंड डार्क के थ्रू क्या देनी है, एक फॉर्म देनी है कि वो 3D नजर आए, ठीक है। अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि जो सर्कल्स है ना जिनके टॉप पे डार्क है, ठीक है, ग्रे ज्यादा वो टॉप पर है, वो हमें लग रहे हैं कि जैसे वो डिप्रेशंस हैं, ठीक है, जिस तरह के अंदर को गए हुए हैं। और जो ऐसे सर्कल्स हैं which appear to be whitish on the top, they appear to be bumps, जैसे वो कोई buttons हैं which we can press, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी ऑब्वियसली रियल लाइफ में भी हैं, एंड दे आल्सो आर वेरी यूजफुल इन ड्राइंग्स, खासतौर पे जब हम कोई इस तरह की ड्राइंग्स कर रहे हैं जैसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है, उनमें इन चीज़ों का बहुत यूज होता है। इंटरपोजिशन क्या होता है? इट्स बेसिकली कि जब ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आते हैं, तो हम जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप हुआ हुआ है हम उसको फर्दर अवे परसीव करते हैं, और जो ओवरलैप कर रहा है दैट्स क्लोजर टू अस। फॉर एग्जांपल, इन अ ट्रैफिक जैम, जो सबसे ज्यादा गाड़ी एंड पर आकर सबने उसको ओवरलैप किया, दैट्स द मोस्ट फर्दर अवे फ्रॉम अस, राइट। और जो ओवरलैप कर रही है बाकियों को, दैट इज क्लोजर टू अस। अच्छा, फिर बात करते हैं टेक्सचर ग्रेडियंट की। इसमें ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ का टेक्सचर देखें, जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो जो ज़्यादा फाइनर डिटेल्स हैं वो हमें उन ऑब्जेक्ट्स की नज़र आएंगी विच आर क्लोजर टू अस, एंड दोज दैट आर फर्दर वो हमें ज़्यादा वो लगेंगी ब्लर्ड एंड विद लेस डिटेल, ठीक है। मोशन पैरालैक्स क्या होता है?
एक सेकंड जरा रुकिएगा। अच्छा, अब आपने मुझे इसकी एग्जांपल देनी है, मोशन पैरालैक्स कैसे होता है। व्हाट हैपेंस इज कि ये हम ऐसे जज करते हैं विद मूवमेंट कि ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट से हम उनकी डिस्टेंस को परसीव कर रहे हैं, ठीक है। So different objects moving at a different speed are at a different distance. For example, if we are traveling in a car, ठीक है, और जो हमारे करीब दूसरी गाड़ियां हैं, they will appear to be closer to us, ठीक है। और जो हम distant objects हैं, ठीक है, दूर buildings हैं या दरख्त वगैरह हैं या maybe there is a moon in the sky, तो वो slowly move कर रहा होगा because it's further away from us, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखो। मैम मैंने आपसे ये पूछना था, जो मोशन पैरालैक्स है, लाइक अब हम जब सफर कर रहे होते हैं गाड़ी में, तो हम जब बाहर देखते हैं जो सामने से दरख्त है या पहाड़ है, इस तरह लग रहा होता है जैसे ये हमारे क्लोज क्लोज आ रहा है ना, और फिर जब हम गुजर जाते हैं उस जगह से, या ऐसे लगता है सूरज भी हमारे साथ साथ मूव कर रहा है, बिल्कुल तो ये सारी चीजें भी मोशन पैरालैक्स में आती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया आपने। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ मोशन पैरालैक्स कि हम जब जा रहे होते तो हमें लगता है कि चांद जो है वो हमारी ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो करीब चीज होगी वो हमें ऑपोजिट नहीं लग रही होगी, ठीक है। जो बिल्कुल साथ हमारे गाड़ी है वो हमें लगेगा कि हमारे साथ साथ ही चल रही है। सो दैट गिव्स अस अ क्यू ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, ये तो हो गए हमारे डेप्थ क्यूज, ठीक है। मेन यही है, इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इल्यूजन्स की बात करते हैं। इल्यूजन इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो कि अक्सर आप लोगों ने किसी ना किसी मैगजीन और वेबसाइट या इंटरनेट वगैरह पे देखे होंगे। इल्यूजन्स क्या होती हैं? दे आर बेसिकली फॉल्टी परसेप्शंस। कुछ इस तरह की चीजें हम परसीव करते हैं जो हमें लग रहा होता है कि यार ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बट दैट इज जस्ट अ ट्रिक ऑन द माइंड, ठीक है। ये ऐसे क्रिएट होते हैं कि दे आर सेट टू मैनिपुलेट दोज परसेप्शन क्यूज जिनकी हमने ऊपर बात की, सो दैट आवर ब्रेन कैन नॉट करेक्टली इंटरप्रेट और परसीव जो भी हमने अभी बात की कि साइज, स्पेस, डिस्टेंस, कलर, डेप्थ, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, पहले कॉजेस देख लेते हैं। इल्यूजन्स का क्या कॉज हो सकता है? एक तो अगर कोई सेंसरी डिफेक्ट है, ठीक है, जैसे मैंने बात की कि कुछ ऐसे विजुअल होती हैं, डिसेबिलिटीज होती हैं जिनकी वजह से वी आर नॉट एबल टू परसीव, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि जब हमने कोई चीज़ देखी तो वी आर हैविंग अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट कि अच्छा ये इस तरह से होगा तो ऐसे होना चाहिए, बिकॉज आवर एक्सपेक्टेशंस आर बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। हम जब एक चीज़ को देखते आ रहे हैं तो हम कहेंगे अच्छा नेक्स्ट चीज़ जो हमें नजर आएगी वो भी इसके जैसी ही होगी। फिर कुछ एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स हैं, जैसे हमने ऊपर बात की, हेजीनेस हो गई या जो भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स हो सकता है, समबडी इज हाई ऑन सम ड्रग जिसकी वजह से उसकी परसेप्शन ऑल्टर हो गई, ठीक है। या फिर आर्टिस्टिक मैनिपुलेशन भी हो सकती है, जो कि ज्यादातर ये आर्टिस्टिक मैनिपुलेशन ही होती है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, हमने इसकी मेरे ख्याल फर्स्ट क्लास में भी बात की थी, इट्स अ मोरल इल्यूजन। और फिगर ए में हमें क्या नजर आ रहा है? जो दो लाइंस हैं, डू दे अपेयर टू बी ऑफ द सेम साइज? यस। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो आउटवर्ड वाले एरोज है ना, ये वाली लाइन जरा लंबी लग रही है, बट इट्स एक्चुअली इक्वल। बहुत सारी परसेप्शन की। अब बी जो फिगर है ना, उसमें इन्होंने एक आर्किटेक्चरल डिजाइन में इसको दिखाया हुआ है कि ये जो दो लाइंस हैं ब्लैक, डू यू थिंक दे आर इक्वल? नहीं, ये इस तरह नहीं लगता कि इक्वल हो। आप लोगों को स्लाइड्स नजर आ रही हैं? स्लाइड्स बंद हो गई हैं। नो मैम, वो स्लाइड जो थी वो गायब हो गई। हाँ, मैं दोबारा करती हूँ, होल्ड ऑन। अच्छा, यहाँ पर हमें क्योंकि उसने इर्द गिर्द एक ऐसा डायग्राम बना दिए, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिए, विजन दे रहा है वो हमें, अगेन यूजिंग लीनियर पर्सपेक्टिव, कि हम ऐसा परसीव करें कि नहीं ये जो
the line on the right side appears to be longer, but it's the same principle, और ये दोनों lines equal हैं. आप बेशक यहाँ पे जो है ना वो हाथ रख के देख लें कि ये equal हैं, ठीक है. So it's the variables around that illusion which make us believe कि अच्छा ये इस तरह नहीं है. फिर है जी Ponzo illusion. इसमें क्या है कि again there are two lines which appear to be converging, ठीक है. इसने इस तरह से उनको दिखाया जैसे हम रेल ट्रैक या कोई रोड देख रहे होते हैं. और ये जो रेड वाली लाइन है अगर हम पहले इमेज में देखें तो इट अपीयर्स कि जो आगे वाली है ना वो लंबी है और पीछे वाली छोटी है. व्हाई? बिकॉज इट्स विद इन दोज लाइंस. तो हम ये परसीव करें कि जो विद इन द लाइन है वो स्मॉलर है और जो आगे वाली लाइन है वो इट्स लॉन्गर, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है. या बस हमें लाइंस ड्रॉ करके दिखाया तो हमें पता चला है कि नो इट्स एक्चुअली द सेम. अच्छा जी, हेरिंग इल्यूजन है. अब आप बताएं कि इन दोनों इमेजेस में व्हाट डू यू थिंक, ये जो रेड लाइंस हैं ये स्ट्रेट है? नो. क्या लग रहा है आपको? ये लेफ्ट इस वाले तरह लग इमेज अगर आप वो जो फर्स्ट इमेज है ये वाला उस पे देखें तो जो बाकी लाइंस की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे ये थोड़ी बहुत ना ऊपर को उठी हुई है, और जो बाकी सेकंड वाली है वो दोनों बिल्कुल एक जैसी इक्वल है और जिसमें कर्व्स आ रहे हैं. सही. बाकी किसी को नहीं नजर आ रहा इल्यूजन? अच्छा, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं ऐसे ही है. एंड इसकी वजह क्या है कि ये जो बैकग्राउंड में है ना ब्लैक लाइंस, दे आर इंटरसेक्टिंग द रेड लाइंस एट सर्टेन एंगल्स, ठीक है. कुछ एंगल्स बन रहे हैं, उसकी वजह से हम परसीव करें कि ये स्लाइटली सेंटर से कर्व्ड है, बट दे आर एक्चुअली नॉट, ठीक है. उसने वो लाइंस रिमूव करके दिखाया कि ये स्ट्रेट लाइंस ही हैं. इन इल्यूजन्स की ना कोई काफी सारी वो हैं कॉजेज और इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं. अच्छा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था, ये जो इल्यूजन्स हैं अगर पेपर में आएंगी तो हमने इनको अभी आपने तो जो उनके डायग्राम की फॉर्म में शो की हुई है ना, पेपर में हम इसके लिए क्या करेंगे? आप बना सकते हैं बिल्कुल, डायग्राम्स नहीं बना वो लें तो या उनको ठीक आप है लेकिन डिस्क्रिप्टिव इसके वे में एक्सप्लेन कर लें. ओके. या इल्यूजन से वैसे अलग से सवाल कम आता है, इन केस आ जाए किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है तो उसमें आप बता सकते हैं कि इल्यूजन्स क्या होते हैं या वो डिफाइन इल्यूजन्स कह सकता है. अच्छा, आगे चलते हैं. चैट पे आ रहा है कि कुछ रिपीट करना है. आई थिंक आगे तो देख रहे हो. सॉरी, जब आपको बात समझ नहीं आई रिपीट करें. मैम इन्होंने कहा रिपीट है कि करते आप हैं. ये ना रिपीट कर दें. हेरिंग इल्यूजन, अच्छा बेसिकली ये है कि जो हमारा लेफ्ट साइड वाला इमेज है ना उसमें लाइंस हमें लग रहा है कि स्लाइटली कर्व्ड है सेंटर से, ठीक है, बट दे आर एक्चुअली नॉट, दे आर स्ट्रेट लाइंस, जिस तरह से हमें राइट साइड पे इमेज नजर आ रहा है. अब क्यों लग रहा है? क्योंकि पीछे जो एक बस ये तो एग्जांपल है, बट हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे. इंडीड इस पे क्वेश्चन आई गेस आप बोल रहे हैं नहीं आता, तो इसको इसकी डेफिनेशन वगैरह यानी कि हमें पढ़ना पड़ेगी क्योंकि आप तो एग्जांपल बता रहे हैं. इल्यूजन्स आप एग्जांपल्स के थ्रू ही समझ सकते हैं ना. ऊपर हमने इसकी डेफिनेशन और कॉजेज की बात कर ली. अच्छा, फिर है जी ज़ोलनर इल्यूजन. इसमें क्या है कि जो लाइंस हमें नजर आ रही हैं जो स्ट्रेट लाइंस हैं, दे आर एक्चुअली पैरेलल. They don't look parallel. Why? Because they are being intersected by certain different fragmented lines, ठीक है. इनकी ना कोई एज सच आपको क्लियर कट नहीं मिलेगी. ये इस तरह की चीजें हैं जिन पे बहुत सारी आपको क्रिटिक भी मिलेगी और इसके डिफरेंट रीजंस भी होंगे. बात सारी वही है कि इट्स बेसिकली अ परसेप्चुअल फ्लॉ, ठीक है. इट्स अ ट्रिक ऑफ द माइंड कि हमें इस तरह वो फोर्सिंग अस टू डिफाई द लॉज जो कि हमारा ब्रेन जिन लॉज से चीज़ों को परसीव करता है, जो कि लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. आप एक दफ़ा वो पढ़ो फिर आपको ज़्यादा इनकी बेहतर समझ आएगी. अच्छा जी, ये तो बात थी इल्यूजन्स की.
अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की, बट बिफोर दैट हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी 4-5 मिनट में, तो हमें रीजॉइन कर लेना है इफ वी स्टिल हैव समथिंग लेफ्ट। ठीक है, ये छोटा सा है बिल्कुल, शायद ख़त्म हो ही जाए। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होती है? इट्स बेसिकली द एबिलिटी टू गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट by some other means other than the senses. एक्स्ट्रा सेंसरी यानी कि सेंसरी से हट के, सेंसरी से बाहर निकल के, तो समथिंग which is outside of the 5 senses. इसको सिक्स सेंस भी कहते हैं, इंट्यूशन भी कहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी कॉल्ड पैरासाइकोलॉजी। ठीक है, और ये क्या करता है? इट्स डील्स विद पैरानॉर्मल फिनोमेनास, जैसे कि जी वी आर एबल टू प्रिडिक्ट समथिंग इन द फ्यूचर। यहाँ पास कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जिस तरह लोग, अक्सर आपने सुना होगा, दे मेक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कि जी दुनिया ख़त्म हो जाएगी 2012 में और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, फिर claiming to communicate with people who are no longer in this world। ठीक है, एक different realm में वो जा चुके हैं और हम उनसे communicate कर सकते हैं, या having some out of body experience। ये अक्सर आपने movies वगैरह में ये देखा होगा, इस पे बनी होती हैं बहुत सारी। लेकिन ये जो field of study है, that's under a lot of controversy and debate। Why? Because इसकी कोई scientific evidence नहीं है। ये चीज़ें they're usually based on personal experiences। ठीक है, और ये rare होती हैं, but not every one of us can have extra sensory perception। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीज़ साइंटिफिक नहीं है वो हम जनरलाइज नहीं कर सकते, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। हमने शुरू में बात की कि साइकोलॉजी एक साइंस है, बड़ी मुश्किल से साइंस बनी थी, काफ़ी जिद्दोजहद के बाद। ठीक है, तो पीपल हु आर इन द मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी, दे क्वेश्चन पैरासाइकोलॉजी कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि सेंसेस से बाहर निकल के भी कोई एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली ESP की 4 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज क्लेयरवॉयंस, व्हिच इज कि आप यहाँ बैठे कहो कि अच्छा मुझे पता है कि फलां जगह पे क्या हो रहा है। ठीक है, समवेयर जहाँ पर आप प्रेजेंट भी नहीं हो, किसी रिमोट ऑब्जेक्ट या रिमोट जगह के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अच्छा मुझे यहाँ बैठ के पता है कि जिस वक्त कराची में या फलां चीज़ हो रही है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, या मेरे जो है वो दोस्त के घर में जो है वो आग लग गई है। ठीक है, तो हाउ आर यू एबल टू परसीव दिस? तो इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई, एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, बट अगेन क्योंकि वो साइंटिफिक डोमेन में नहीं आते, तो साइकोलॉजी के लिए तो वो एक इट इज़ अ वेरी क्यूरोसिटी इंड्यूसिंग एंड इंटरेस्टिंग फिनोमेना नॉनदलेस। ठीक है, टेलीपैथी क्या होती है? समथिंग दैट, अगर आप, कुछ लोग मेरा ख्याल है यहाँ पे साइकोलॉजी के बैकग्राउंड के हैं तो दे कैन रियली रिलेट विद दिस, कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं अच्छा कैन यू टेल व्हाट आई एम थिंकिंग, तो इस चीज़ को कहते हैं टेलीपैथी। ठीक है, जो कि कोई नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता ये काम, इसके लिए आपको किसी साइकिक की पावर्स चाहिए होंगी। ठीक है, सो टेलीपैथी अगर कोई क्लेम करता है दे से कि वी आर एबल टू ट्रांसफर हमारी अपनी थॉट्स किसी और के दिमाग में, और वी आर एबल टू इंटरप्रेट व्हाट समबडी एल्स इज थिंकिंग, व्हिच इज, क्या हमें पता है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल फिनोमेना नहीं है। ठीक है, साइकोकिनेसिस क्या होता है? इट्स द एबिलिटी टू मूव सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू जस्ट योर मेंटल एफर्ट। ठीक है, आप सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, इतना फोकस करें कि वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से उठ के कहीं और पहुंच गया, एंड यू क्लेम टू alter the shape of things। आप कहेंगे अच्छा मैं इस चीज़ को ना, ये पेंसिल पड़ी है, आई कैन बेंड दिस जस्ट बाय माय मेंटल पावर। ठीक है, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हुई है मिटिल्डा, उसमें देयर इज दिस स्कूल गर्ल हु हैज दिस पावर। ये ज़्यादातर आपको इसकी जो फिनोमेना है ना, उसकी मैनिफेस्टेशंस बहुत सारी आपको फिल्म एंड टीवी में नजर आएंगी। ठीक है, या नॉवेल्स वगैरह में। तो साइकोकिनेसिस वो कॉन्सेप्ट है जिससे मिटिल्डा, शी इज एबल टू पिक अप थिंग्स, और वो सारी क्लास को हैरान कर देती है और इस तरह करके। इट हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन, क्योंकि ये एक बड़ी डिफरेंट सी बात है और लोगों को बड़ी एक्साइटिंग भी लगती है। प्रीकॉग्निशन क्या होती है? इट्स सिमिलर टू प्रेडिक्शन। ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन वैसे भी जिस तरह अक्सर आपने टीवी पे भी सुना होगा, पीपल कमेंट से कि अच्छा भाई ये तो जी शादी नहीं चल सकेगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, और दे इवन प्रेडिक्ट मैच आउटकम के इस तरह से होगा इस तरह से होगा, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी सॉर्ट ऑफ, कोई इसमें कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है। हाँ, अपनी कोई वो डिवाइस की होती है, जैसे वो दे हैव दी सर्टेन कार्ड्स। और अच्छा मैजिक को भी